साल में इतना बुरी तरह कोई कंट्री फेल नहीं मारा जैसा कि लेबनान मारा है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 150 साल में इतनी वर्स्ट कंडीशन किसी भी देश की नहीं हुई जितनी लेबनान की हो गई। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर ये तो सुना सुना सा लग रहा है। बिल्कुल, ये वही लेबनान है जिसकी राजधानी के रूप में आपने बैरूत लास्ट ईयर अगस्त के आसपास और भी शायद अप्रैल के आसपास आपने सुना था जब यहां पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। अगर आपको याद हो, अगस्त की ही बात है, एग्जैक्टली अगस्त 2020 में आपने यहां एक बॉम्ब ब्लास्ट पढ़ा था। कुछ ध्यान आ रहा है? शायद आपको ध्यान आ रहा हो। आइए मैं आपको थोड़ा लेके चलता हूं इस फिगर की तरफ, इस डायग्राम की तरफ, इस फोटो की तरफ। आपको शायद ये दृश्य याद आ रहा हो, ये बैरूत का दृश्य है। आपने पढ़ा था कि यहां पर एक जगह पर अमोनियम नाइट्रेट के रखे हुए कंटेनर्स में बम ब्लास्ट हो गया था और उसकी वजह से 200 लोगों की जान चली गई थी, 5000 लोग घायल हो गए थे। ये मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया था। लेकिन जब पढ़ाया था तब ये नहीं सोचा था कि ये ब्लास्ट इतना महंगा पड़ेगा। आप पूछेंगे कैसे? तो जरा इस न्यूज को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। अगर ये जब न्यूज पढ़ाई गई थी तब पता होता कि ये ब्लास्ट इतना महंगा पड़ेगा तो शायद इस समय उसको और डिटेल में डिस्कस किया जाता। हालांकि तब भी हमने इसे टॉप 5 में लिया था। न्यूज ये है कि लेबनान क्राइसिस अमंग वर्ल्ड्स वर्स्ट सिंस 1850s, ऐसा वर्ल्ड बैंक ने कहा है। आप पूछेंगे सर ये वर्ल्ड बैंक क्या होती है? अब तो ये बहुत पुरानी बात हो गई है अपनी क्लास के लिए। दुनिया के अंदर 2 ही सबसे बड़ी बैंक है जिन्हें बैंकों का बैंक कहा जा सकता है, यानी सबका बैंक कहा जा सकता है, जिनमें से एक का नाम है वर्ल्ड बैंक और एक का नाम है IMF। इनमें से वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों की दोनों अमेरिका में ही स्थित हैं। इनमें से वर्ल्ड बैंक जो है वो दुनिया भर के लोगों को लोन देती रहती है उनकी गरीबी से लड़ने के लिए, और IMF लोन देती है अगर आप बर्बाद हो गए तो आपको सुधारने के लिए। अब वर्ल्ड बैंक ने अपनी तरफ से ये डिक्लेयर कर दिया है कि लेबनान जो है वो 150 साल के अंदर सबसे फेलियर कंट्री है। अब आप सोचकर देखेंगे सर इसके पीछे कारण क्या है, तो पता है सबसे बड़ा कारण क्या निकला? यही बम ब्लास्ट निकला। अब आप पूछेंगे इस बम ब्लास्ट ने इस देश को इतना झकझोर दिया क्या? सर नहीं भाई, हुआ क्या, ये ब्लास्ट जब हुआ इसके बाद में यहां के लोगों ने सरकार के प्रति रोष व्यक्त कर दिया कि सरकार ही निकम्मी है, सरकार के कारण ही ये सब हुआ है। अब साथियों, सरकार के निकम्मेपन के कारण जब आपने ये न्यूज निकाली तो हुआ ये कि जनता के विरोध के कारण सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। साथियों, अगस्त 2020 में हुआ था यह ब्लास्ट। आज सितंबर 2021 चल रहा है। परसों जाकर के यहां पर नए प्रधानमंत्री ने पद संभाला है। 13 महीने से यहां सरकार में कोई नेता ही नहीं था। जरा विचार करिए ये कहां है जगह, ये मैं थोड़ा मैप में दिखा दूं फिर हम चर्चा में आते हैं, आगे बढ़ते हैं। भूमध्य सागर के नजदीक इजराइल के जस्ट उत्तर में स्थिति है, जगह है जिसका नाम है लेबनान। इजराइल हमने बहुत पढ़ा है। इजराइल के ऊपर की तरफ, मतलब ये वो देश है जो एनी टाइम इजराइल के साथ भी लड़ाई में रहता है। हम बताएंगे क्यों रहता है, क्योंकि यहां पर एक आतंकी समूह है, उसका नाम है हिजबुल्लाह, चर्चा करेंगे। इसके जस्ट पड़ोस में एक देश है जिसका नाम है सीरिया, उसकी बहुत सारी आबादी एनी टाइम यहां रहती है। इसकी जो दूसरी बड़ी क्राइसिस है वो क्राइसिस है यहां पर सीरियंस का होना। 1/3 लेबनान के अंदर लोग सीरिया के आकर के ही रहते हैं, चर्चा करेंगे इसके बारे में। हालात ये हैं कि यहां पर वर्स्ट कंडीशन होने का अंदाजा इससे लगा सकते हैं, इकोनॉमिक वर्स्ट किसे कहते हैं आप इससे अंदाजा लगाइए। अंदाजा इससे लगाइए कि यहां पर फ्यूल की एब्सेंस हो चुकी है, यानी तेल शहर के अंदर उपलब्ध नहीं है। अगर थोड़ा बहुत भी तेल है तो उसके लिए लंबी कतारें लग रही हैं, और हालात ये हैं कि तेल के लिए लोग लंबी तरह से सड़कों पर जाम लगा के बैठे हैं। अगर कोई टैंकर जाता हुआ दिख जा रहा है तो उसको लूटने के लिए लोग चढ़ जा रहे हैं। आप इस फोटो को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि टैंकर पर ये लोग जो चढ़े हुए हैं ये तेल लूटने के लिए चढ़े हुए हैं कि तेल अगर मिल गया गाड़ी में डालने के लिए तो तेल ले लो, क्योंकि कहीं पर भी तेल अवेलेबल नहीं है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ, बताते हैं। दूसरी सबसे बड़ी स्थिति यह है कि यहां पर जो पानी की बोतल, अगर इंडियन करेंसी में बात करें, वैसे तो लेबनीज पाउंड चलता है यहां पर, लेकिन इंडियन करेंसी में बात करें कि जो पानी की बोतल यहां 40 पाउंड में मिलती थी, या 40 रुपए में समझ के चलिए इंडिया के अंदर अगर हिसाब से बात करें, तो वही 6 गुना महंगी हो गई है। जहां हम ब्रेड की बात करें तो यहां पर 48 रुपए में ब्रेड का पैकेट मिला करता था, वो 6 गुना महंगा हो गया
गया है, 300 रुपए का हो गया है। यानी कि खाने के दाम और ये सब, और तो और साथियों गरीबी का आलम 13 महीने में ऐसा हुआ कि यहां पर 78% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि गरीबी रेखा से नीचे चली गई है। जब बेरूत का बम ब्लास्ट हुआ था उस समय तक यहां की केवल 33% जनता थी जो कि गरीबी रेखा से नीचे थी। साथियों मात्र 13 महीने के अंदर अंदर यहां पर जनता 78% जनता जो है वो गरीबी रेखा के नीचे चली गई है। बोले ऐसा कैसे गरीबी आ गई सर? गरीबी ऐसे आ गई कि यहां पर 13 महीने से कोई भी रखवाला नहीं था। जब कोई रखवाला नहीं था तो इन लोगों ने एक केयर टेकर सरकार बनाई। देखिए क्या होता है ना, इस चीज को आप हमेशा समझ के चलिएगा। लाइफ में भी इस चीज को आप अपना सकते हैं, चाहे देश कोई देखे या ना देखे, खुद पर अपना लें। अगर कोई भी नेतृत्व नहीं है आपके पास तो हर व्यक्ति अपना घर भरने का प्रयास करता है, देश के लिए कोई भी काम करने से बचता है। इसके साथ भी यही हुआ। यहां पर हरीरी की सरकार हुआ करती थी, उन्होंने इस्तीफा दिया तो उस इस्तीफे के बाद से यहां कोई सरकार बनाने को तैयार ही नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर मल्टी एथनिक लोग रहते हैं। हर आदमी चाहता है कि वो सरकार बनाए, इसलिए सब उस सीट पर यानी प्रधानमंत्री के सीट की लड़ाई में लग गए, लेकिन प्रधानमंत्री कोई बन नहीं पाया। ऐसी स्थिति में यहां पर 3 प्रधानमंत्री एक साथ बनाए गए थे उस 13 महीने में। अब सोच के देखिए, किसी देश के अंदर 3 प्रधानमंत्री पैरेलली काम कर रहे हैं तो देश को लेके कहां जाएंगे? हुआ भी यही, ये देश कहीं नहीं गया और देश पूरी तरह से क्राइसिस में चला गया। अब सोच के देखो, इन प्रधानमंत्रियों ने देश में नए काम करने के स्थान पर कर्जा लेने पर विश्वास किया। साथियों अगर मैं आपको इसका कर्जा बताऊं तो इसका वर्तमान कर्जा है 92 अरब डॉलर। अब आप पूछेंगे सर ये कितना होता है, हमें तो इसका अंदाजा ही नहीं है। साथियों इनकी खुद की जीडीपी का 172% यानी जीडीपी कुल देश की जो वैल्यू है, आप ऐसे समझिए कि इनका जो पूरा देश है वो पूरा सामान बनाए या कुछ निर्यात करे, कुछ भी करे, अगर वो 100 रुपए बनाता है तो उसके ऊपर 172 रुपए का कर्जा है। यानी आपकी वैल्यू बिल्कुल ऐसी हो चुकी है कि आपकी आमदनी 98 है और खर्चा रुपया हो चुका है। इतना जबरदस्त इनका हालात है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो सरकारें बनी उनका उद्देश्य, या फिर जो 3 प्रधानमंत्री बने उनका उद्देश्य अपनी जेब भरना था। ऐसी स्थिति में उन्होंने दुनिया भर से कर्जा ले लिया। कर्जा इतना ले लिया कि जितना वो माल प्रोड्यूस नहीं करते उससे ज्यादा इनके ऊपर कर्जा है। हालात ये हैं कि इनके यहां पर जो इनका लेबनीज पाउंड चलता है उसकी वैल्यू 1 साल में 6 गुना कम हो गई। अब आप पूछेंगे क्या यहां पर किसी ने कोई सैंक्शन वैंक्शन लगा रखे थे क्या? सैंक्शन नहीं साथियों, ये देश ऐसा है जो खुद से ही खुद खत्म हो गया। खुद से ही खुद खत्म हो गया। वर्ल्ड बैंक ने यह तक कह दिया कि यह बर्बाद कंट्री हो गया है। 150 मतलब 150 साल का सबसे फेलियर कंट्री हो गया है। इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है, पीछे का बड़ा कारण है इसके पड़ोसियों में सबसे बड़ा पड़ोसी है सीरिया। साथियों सीरिया जो है इस पूरे देश के अंदर लंबे समय तक गृह युद्ध खेलता रहा। कौन सा गृह युद्ध? वही जो अक्सर इस गल्फ कंट्रीज में देखा जाता है, शिया वर्सेस सुन्नी का विवाद। असल में यहां पर लेबनान के अंदर एक आतंकवादी संगठन पाया जाता है, शायद आपको याद हो, मैंने बहुत पहले भी बताया है, जिसका नाम है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह संगठन इस क्षेत्र में सक्रिय रहता है और यह हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर अटैक करता रहता है। तो हिजबुल्लाह का अटैक यहां से होता रहता है। वहीं से सीरिया की सेना लगभग 40 साल तक 40,000 की संख्या में लेबनान के अंदर रही है। यहां पर सुन्नी वर्सेस शिया का विवाद एनी टाइम चलता रहता है। यहां की गृह युद्ध की स्थिति यह थी कि यहां के प्रधानमंत्री तक को एक बार गृह युद्ध में उड़ा दिया गया, असैसिनेट कर दिया गया। लंबे समय तक लगभग कोई 15 साल तक यहां पर गृह युद्ध संघर्ष चला है, यानी कि आपस में ही लोग लग झगड़ रहे हैं, बर्बाद करने में टिके हुए हैं। एक फेलियर नेशन आपके सामने है। अब आप पूछ रहे हैं फिर हमें क्यों पढ़ा रहे हो, ये तो बर्बाद हो गया। कारण क्या है? मैं आपको असल में इसे दूसरे इंटेंशन के साथ पढ़ा रहा हूं। इंटेंशन ये है कि मैं आपको बता रहा हूं कि कोई देश अगर बर्बाद होता है तो उस देश के बर्बाद होने पर क्या सुविधाएं उस देश को दी जा सकती हैं या उसे कैसे निकाला जा सकता है। आज हम उसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए यहां पर हुए कुछ सुधारों के बारे में जान लीजिए। अभी तक जो बर्बादी हुई वो तो सब सुन लिया, लेकिन जरा विचार करिए कि अगर कोई देश इतनी बुरी स्थिति में पहुंच जाए कि वर्ल्ड बैंक कह दे कि ये खत्म हो गया,
तो उसको कैसे बचा सकते हैं, आज के सेशन में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे साथ साथ मैं आपको यहां पे कुछ अपडेट और दे देता हूं। अपडेट ये है, हाल ही में 2 दिन पहले इसे अपना नया प्रधानमंत्री मिल गया है। साथियों, ये देश ने अपने उन तीनों प्रधानमंत्रियों को किनारे किया और इस देश के सबसे अमीर व्यक्ति को, भाई देखिए एक चीज यहां पर निर्धारित की गई, और वो क्या थी कि भाई किसी और को बिठाओगे वो अपना घर भरेगा, इससे अच्छा है जिसका घर भरा हुआ है उसको प्रधानमंत्री बनाओ। और हुआ भी ये है, यहां पर यहां का सबसे अमीर व्यक्ति उसको यहां का प्रधानमंत्री बना दिया गया है। 13 महीने के डेडलॉक के बाद में यहां पर नई सरकार बन चुकी है और ये जो नई सरकार है इसके प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ भी ले ली है। प्राइम मिनिस्टर इनका नाम है नाजीब मिकाती। नाजीब मिकाती लेबनान के सबसे अमीर आदमी हैं और इन्हें यहां की सरकार बना दी गई है। तो अब हम चर्चा करेंगे कि ये क्राइसिस कितना बैड है, ये तो हमने बता दिया, पर इससे निकालें कैसे। इससे निकालने के लिए यहां पर कुछ न्यूज पढ़िए, शायद आपको समझ में आ जाए। साथियों, लेबनान एग्री हुआ है न्यू गवर्नमेंट टू टैकल इकोनॉमिक कोलैप्स। जो अभी फेलियर हुआ, इससे निपटने के लिए लेबनान अब तैयार हो रहा है कि हम इससे कैसे निकलें। इससे निकलने के लिए साथियों, हाल ही के अंदर अगर आप यहां पर देखें तो IMF ने यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है कि हम तुम्हें फेल होती हुई कंट्री से बचा सकते हैं, हमारी कुछ शर्तें हैं वो मान लो। अभी आएंगे साथियों, उस शर्तों को बताने से पहले मैं आप लोगों को इंडिया के बारे में भी कुछ बातें बताऊंगा, तब जाके लेबनान लेके चलूंगा। फिलहाल के लिए कुछ बातें और भी हैं जो आपको जान लेनी चाहिए, और वो ये है कि यह लेबनान कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, तो एशिया में आता है। यहां की कुल आबादी 47 लाख के आसपास है और इस आबादी के अंदर से 15 लाख यहां पर अतिरिक्त रूप से लोग रहते हैं जो सीरिया से आकर के रहते हैं। यहां की राजधानी के रूप में बैरूत को काउंट किया जाता है, जो ब्लास्ट के बाद सुर्खियों में आई थी। दुनिया भर के अंदर इसके आंदोलन, सरकार विरोधी नारे सब चर्चा में हैं। यहां पर राष्ट्रपति माइकल ऑन हैं और इन्होंने वर्तमान में नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया है। चलिए अब हम यात्रा करते हैं IMF की। साथियों, दुनिया के अंदर ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से 2 संस्थाएं पढ़ी जाती हैं। ब्रेटन वुड अमेरिका के अंदर एक जगह है, वहां पर वंस अपॉन ए टाइम एक सम्मेलन हुआ जो दुनिया भर के अंदर नवनिर्माण का कार्य करने के लिए बनाया गया था। चलिए थोड़ा इतिहास बताते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से लेकर के 45 के बीच में। इस वर्ल्ड वॉर के दौरान बहुत सारा नुकसान हुआ, दुनिया भर के कई देश बर्बाद हुए। बर्बाद हुए देशों के पास सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि वो वापस नया देश कैसे बनाएं। शायद आपको नहीं पता हो, लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूं। हमें पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर विजेता बन के आया था यूएस, फ्रांस, यूके, USSR, ये विजेता राष्ट्र थे। लेकिन आपको पता हो कि जो यूके दुनिया के ऐसे देशों पर राज किया करता था जहां कभी उसका सूरज नहीं डूबता था, जापान से लेकर अमेरिका तक जिसका शासन होता था, वो यूके इस युद्ध के बाद पूरी तरह छत विच्छत हो चुका था। सारा पैसा उसका खत्म हो चुका था। पैसा खत्म होने के बाद में अमेरिका ही एक इकलौता ऐसा देश बचा था जिसके पास में सबसे अधिक धन था। उसने सोचा कि इन सभी गरीब राष्ट्रों को अब अपने पक्ष में कैसे लिया जाए, या फिर कोई भी विजेता बन तो गया है, अब बर्बाद भी हो गया है। अब कोई देश दोबारा उठना चाहता है तो कर्जा लेगा, और जिसको आपने कर्जा दे दिया वो तो आपका हमेशा कर्जदार रहेगा। और अमेरिका ने तभी यह रणनीति अपनाई, और वो क्या थी, रणनीति कहिए या स्ट्रेटेजी कहिए, एक रणनीति ये अपनाई साथियों कि इसने दुनिया भर को लोन देने के लिए अपना पैसा रिलीज कर दिया। और वो लोन देने के लिए जो संस्था बनाई उसका नाम था वर्ल्ड बैंक। आज भी आप उसे सुनते हैं। कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है। ये आप सब लोग रट रटा के बैठते हैं, ये मेरा उद्देश्य वर्तमान में बताने का नहीं है। कहानी सुनिए। फिर साथियों एक और संस्था बनाई और उस संस्था का नाम था IMF, और वो इसका काम ये था, जैसे कि वर्ल्ड बैंक का काम क्या था, अगर आप लोगों के पास में मकान टूट गए हैं, देश बर्बाद हो गया है, तो ऐसी स्थिति में वर्ल्ड बैंक आपको फाइनेंस करेगी। यानी देश के अंदर अगर कुछ भी नुकसान हो गया है, जैसे मान लीजिएगा कि आपके यहाँ सड़कों के बारे में अगर स्थिति खराब है, तो वर्ल्ड बैंक आपको इन्वेस्टमेंट के रूप में पैसा देगी बहुत ही कम ब्याज पे, कि बस आप तो हमारी वाहवाही करते रहिए, वर्ल्ड बैंक से लोन लेते रहिए। वहीं दूसरी तरफ IMF केवल इंतजार करती है कि कोई देश कब बर्बाद हो, इसीलिए दुनिया के अधिकांश देश IMF से लोन लेना नहीं चाहते। IMF एक प्रकार से समझिए कि दुनिया के अंदर लोन देने का
आखिरी रिसोर्ट माना जाता है कि जब कुछ ना बचे तो आईएमएफ के पास लोन लेने जाएं। क्यों, क्या करता है आईएमएफ ऐसा? साथियों, आईएमएफ लोन देने से पहले कुछ ऐसी शर्तें लगाता है जो कि दुनिया के अधिकांश देशों को मान्य नहीं होती, लेकिन भारत ने वो शर्तें मानी हैं। हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। डेविड मालपास रट के बैठे हो, शाबाश। आगे चलिए। तो साथियों, आईएमएफ किसी भी देश को वापस से रिनाइट करने के लिए, बनाने के लिए कुछ शर्तें थोपता है, और वो शर्तें क्या होती हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इंडिया का थोड़ा सा इतिहास याद दिलाता हूं। समय था 1991 का, और इंडिया एक फेलियर कंट्री के रूप में उभर के सामने आ रहा था। हालात ये थे कि हमारे पास में धन का इतना अभाव हो गया था कि शायद हम अपने धन से, यानी कि विदेशी मुद्रा से, कोई और बाहर की वस्तु ना खरीद पाए। ऐसी स्थिति में भारत ने अपने यहां पर कुछ आमूल चूल परिवर्तन किए थे, शायद आपको याद हो। उन परिवर्तनों में सबसे पहला परिवर्तन था लिबरलाइजेशन, जिसे आप हिंदी में कहते हैं उदारीकरण। दूसरा था प्राइवेटाइजेशन, दैट इज निजीकरण, यानी सरकारी संपत्तियों को प्राइवेट कंपनियों को दिया गया, दैट इज प्राइवेटाइजेशन। तीसरा था ग्लोबलाइजेशन, यानी कि विदेशी कंपनियों को भारत में आने की अनुमति दी गई। इन्हें ही आप एलपीजी रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि यह भारत के बहुत सारे माननीय राजनेताओं की देन थी, जिनमें आप मनमोहन सिंह जी का नाम भी लेते हैं। आपको लगता है कि भारत ने यह रिफॉर्म उनके कहने पर लिए या उनके करने पर लिए। साथियों, ये सारी की सारी चीजों पर दबाव आईएमएफ बनाता है। आईएमएफ हर देश पर यह दबाव बनाता है जो भी बर्बाद होने की कगार पर खड़ा होता है, कि यदि आपको चाहिए अगर हमारी सहायता, तो हमारी कुछ शर्तें माननी होंगी, और उन शर्तों में सबसे पहली शर्त होती है कि डॉलर के मुकाबले अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करिए। मतलब समझिए, ये जो आप पूछते हैं ना कई बार कि सर देश आजाद हुआ था तब तो $1 ₹1 के बराबर था, आज क्या हालात है कि $1 के सामने ₹75 हो गया है, हमारी मुद्रा की वैल्यू इतनी कैसे गिर गई है? गिरी नहीं है, गिरवाई जाती है। जिसकी करेंसी ज्यादा दमदार, वो दूसरे को दबाता है कि मेरा रुपया और तेरा रुपया बराबर कैसे हो सकता है भाई, कम करो इसे। दैट इज नॉन एज मुद्रा का अवमूल्यन, डिवोल्यूशन ऑफ करेंसी, पहली चीज। दूसरी चीज करवाई जाती है आपके यहां पर सो कॉल्ड परिवर्तन के नाम पर ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सरल रूप में बताता हूं ताकि आप भी इसे समझ पाएं। सरल रूप में यह है कि आप अपने देश में विदेशी कंपनियों को आने दीजिए। अगर आप यह मानते थे कि आप किसी विदेशी देश कंपनी को नहीं आने देंगे क्योंकि आपको डर था विदेशी कंपनी आएगी, आपके संसाधनों पर कंट्रोल कर लेगी, आप बर्बाद हो जाएंगे, भले ही बर्बाद हो जाएं, लेकिन विदेशी कंपनी को आने की इजाजत दीजिए। आपको मालूम होना चाहिए 1991 के बाद में देश में विदेशी कंपनियों का आगमन शुरू हुआ था। विदेशी कंपनियां आपके यहां आएंगी और आपकी सरकारी संपत्ति को खरीदेंगी, आप मना नहीं करोगे। जिसे आजकल की भाषा में आप प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं, यह अमेरिका के द्वारा दुनिया पर थोपी गई रणनीति है। एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसके तहत आप ये कहते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि चाइना डेट टैप डिप्लोमेसी चलाता है। अमेरिका ने तो इससे बड़ी भी डिप्लोमेसी चला रखी है। ग्लोबलाइजेशन के नाम पर जो कैपिटलाइजेशन का गेम चल रहा है, कैपिटलिज्म का जो प्रसार हो रहा है, वो अमेरिका देन है, जिसमें क्रॉनिक कैपिटलिज्म पनपता है। दुनिया के 4-5 कंपनी के हाथ में ही सारा देश हो जाता है। आज आप देखिए ना, गूगल उठा लीजिए, फेसबुक उठा लीजिए, एप्पल उठा लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट उठा लीजिए, गिनती की 5-7 अमेरिकी कंपनियां हैं जिनके पास में दुनिया का सारा कारोबार है। यूं समझिए कि वो किसी भी देश की सत्ता को हिलाने की ताकत रखती हैं। ट्विटर देख लीजिए, उसने सरकारों के आंख में नाक में दम कर रखा था, आपने देखा है। ये सारा की सारा उसका जमा जमाया प्रोग्राम होता है। तीसरी चीज है वो सरकार में परिवर्तन के नाम पर जो कहता है, और वो होता है डेमोक्रेटाइजेशन, जिसे आप लोकतंत्रीकरण कहते हैं। सरकार के अंदर कहता है कि लोकतंत्र की स्थापना करिए, लेकिन साथियों लोकतंत्र के नाम पर वो जिस प्रकार की सरकारें बिठाता है वो दुनिया ने बहुत अच्छे से देखी हैं। आप चाहे वर्तमान में हामिद करजई की सरकार देखें जो कि अफगानिस्तान के अंदर थी, आपने देखा होगा किस प्रकार से करजई के बाद में जो दूसरे प्रधान जो यहाँ पे अशरफ गनी जो आए थे, वो किस प्रकार से बनाए गए थे अमेरिका के द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, लेकिन वो तालिबान के सामने नहीं टिक पाए क्योंकि वो डमी थे। अगर वास्तविकता में जनता ने उन्हें चुनकर भेजा होता तो तालिबान की इतनी हिमाकत ही नहीं होती कि वो अशरफ गनी को भगाने में कामयाब होते। नंबर तीसरा, ऐसे ही आपने इराक में देखा होगा, इराक में भी जो उन्होंने प्रधानमंत्री बिठा रखे हैं वो जनता द्वारा समर्थित नहीं है। चाहे आप कहीं भी उठाकर देखिए, जिस देश को बर्बाद किया वहां पर लोकतंत्र के नाम पर जो प्रधानमंत्री उन्होंने बिठाया वो डमी है। अर्थात सरकार का तो नाम हुआ,
अब वो व्यक्ति बैठ करके अमेरिका के हित में काम करेगा, अमेरिका को दमादम परमिशन दिया जाएगा कि ये भी आप कर सकते हैं। चौथा काम जो करता है वो है मानव अधिकार की पालना। जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स हैं, मैं ये नहीं कहता कि ये सब चीजें बहुत ज्यादा गलत हैं, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये वो चीजें हैं जिनके माध्यम से वो आपकी नकेल कसता रहता है। मानव अधिकार, आपने बहुत बार देखा होगा कि भारत के बहुत सारे आंतरिक मसलों पर अमेरिका के द्वारा टिप्पणी आ जाती है। भले ही अमेरिका खुद श्वेत और अश्वेत के इस समय के रिगरस फेज में जा रहा हो, जहां पर खुद आज हम तालिबान की बात करते हैं, मजाक बनाते हैं कि तालिबान अफगानिस्तान की संसद में किस प्रकार से घुस गया, लेकिन क्या आपने वो हिंसा देखी है जिसमें कि अमेरिका के इतने बड़े डेमोक्रेटिक देश के लोग कैपिटॉल हिल के अंदर घुस गए थे, वहां जाकर के अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों की फोटो फाड़ दी थी? क्या आप सबने वो दृश्य नहीं देखा? क्या वो देश है जिसकी हम कल्पना करते हैं अपना देश ऐसा बनाए? यानी कहने का अर्थ यह है, जिस प्रकार की वो प्रक्रिया करता है, अपने देश में कुछ भी हो लेकिन दूसरे के देश में तुरंत मानव अधिकार के नाम पर उसकी रेटिंग निकाल देता है। कहने का अर्थ क्या है? दुनिया के अंदर मानव अधिकार नामक एक और यंत्र फेंका जाता है जिसके माध्यम से वो उन पर लगाम लगाने की कोशिश करता है, सैंक्शंस लगाने की कोशिश करता है। अगर आप देखें, यही कारण है कि उसने नॉर्थ कोरिया और ईरान पर इसी कारणों से कि यहां लोकतंत्र नहीं है या मानव अधिकार नहीं है, इस कारण से वहां पर सैंक्शंस लगा रखे हैं। अपन को जो दिखता है, हमको यह लगता है कि नहीं सर नॉर्थ कोरिया तो बहुत बुरा है, नहीं सर ईरान तो बहुत बुरा है। बहुत बार ऐसा भी होता है साथियों कि हम वही बोलते हैं या फिर वही देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है। बहुत बार हमारी न्यूज एजेंसीज के पास न्यूज ही वही आती हैं जो दी जाती हैं। हम खुद थोड़ी वहां पत्रकार बन के गए। आज अगर मैं आपको कहीं की स्थिति पढ़ा रहा हूं, चाहे नॉर्थ कोरिया की गया हूं, मैं खुद थोड़ी नॉर्थ कोरिया गया हूं। मुझे जो न्यूज दी गई, मैंने वाशिंगटन पोस्ट उठाया, न्यूयॉर्क टाइम्स उठाया या फिर ग्लोबल टाइम्स उठाया या अल जजीरा उठाया, उनमें जो न्यूज मुझे दिखाई दी मैंने आपको पढ़ा दी। यानी कि ये एक नोशन क्रिएट करने का प्रयास करता है समाज, मतलब उस देश के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास करता है। अब चौथी चीज, पांचवी चीज है कि ये उस देश की सेंट्रल बैंक से बोलता है कि आप पैसे के ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे, आप अपने धन पर कंट्रोल नहीं करेंगे। विदेशी एजेंसी जाएगी और सेंट्रल बैंक के अंदर पूरी तरह से उस धन पर नियंत्रण स्थापित करेगी जो उस देश का है। आप पूछेंगे, जब इतनी सारी शर्तें आईएमएफ लगाता है तो क्या आईएमएफ की शर्तें कोई भी देश मान लेता है क्या लोन लेने के लिए? अधिकांश देश मना कर देते हैं। देश अच्छी अच्छी बातें तो मान लेते हैं और बुरी बातों को मना कर देते हैं। इंडिया ने भी साथियों आईएमएफ के द्वारा जो सुझाई गई बातें थी उनमें से जो अच्छा था वो तो मान लिया। अच्छा क्या था? ग्लोबलाइजेशन करना मान लिया, प्राइवेटाइजेशन करना मान लिया, लेकिन सरकार का नियंत्रण स्थापित रखा। और मजेदार बात यह थी कि हमने आईएमएफ से फिर लोन लिया ही नहीं कि एक काम करिए, देश हमारा फेल हो रहा है, कोई बात नहीं, एक बार प्रयास और मारेंगे, और मार करके हमने आईएमएफ से लोन लिया नहीं। आज तक का रिकॉर्ड है 1991 से हम 2001 में हैं, हमने आईएमएफ से लोन नहीं लिया। हमने कहा पैसा तुम्हारा अपने पास रखो, हम नहीं चाहते कि हमारी आरबीआई पर आपका नियंत्रण हो। लेबनान ने भी कुछ इसी तर्ज पर मना कर दिया था आईएमएफ को, लेकिन यूरोपियन यूनियन आईएमएफ और लेबनान दोनों को जोड़ने में लगा हुआ है। कह रहा है लेबनान से कि अरे कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत शर्तें ही तो हैं, मान लीजिए। वर्तमान में जो राष्ट्र प्रधानमंत्री यहां पर चुने गए हैं उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि शायद वो लेबनान के प्रधानमंत्री होने के नाम पर आईएमएफ की बताई गई शर्तों को मान लें। उम्मीद है आप लोगों को यह संपूर्ण विश्लेषण एक पेरीफेरी में समझ में आ गया होगा। विशेष रूप से स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी या फिर वो विद्यार्थी जो संपूर्ण लेखन करके आते हैं, डिटेल आंसर देते हैं या फिर ऐसे राइटिंग करते हैं, उन्हें आज मैंने बहुत सारा कंटेंट दे दिया है। वो इन पॉइंट्स को लिख लें जो बातें मैंने बोली हैं, उन्हें एक प्रॉपर आंसर में फ्रेम करें कि क्या है अमेरिका का लोकतांत्रिकरण, किस प्रकार से किसी फेल होते नेशन को बचाया जाता है, आईएमएफ किसी देश को बर्बाद होने से कैसे बचाती है, लेबनान क्राइसिस क्या है, इंडिया का क्राइसिस हो या लेबनान का क्राइसिस या फेल होते नेशन पे। अच्छा, एक और पॉइंट यहां पर मैं आपको अतिरिक्त रूप से पढ़ा देता हूं और वो ये कि कोई भी देश फेल होता है तो दुनिया को क्या दिक्कत है। अगर मान लीजिए कोई कंट्री फेल हो गया, लेट्स से तालिबान फेल या अफगानिस्तान फेल हो गया या लेबनान फेल हो गया, इससे नुकसान क्या होता है? साथियों, उसका नुकसान केवल एक होता है। जब भी कोई फेल नेशन होता है, उस फेल नेशन के पास में जो लोग रह जाते हैं
वो केवल और केवल संघर्ष करते हैं। फिर जिसको खाने के लिए दाने नहीं मिल रहे वो फिर अपनी जगह पर नहीं रहेगा, वो बॉर्डर वाली जगह पर जाएगा और आतंक मचाएगा। यानी कि वो उस देश के लिए संकट नहीं है, फिर वो दुनिया के लिए संकट बन जाता है। और दुनिया के लिए संकट कोई नहीं चाहता। जब तक पड़ोसी के घर में लड़ाई हो रही है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब पड़ोसी के घर से चप्पल जूते उछल के आपके शीशे तोड़ने लगे तो फिर आप भी बीच बचाव करने जाते हैं। एग्जैक्टली वही है। तो साथियों, फेल होता नेशन किसी को पसंद नहीं है, दुनिया भी नहीं चाहती है, और दुनिया का कोई भी देश फेल हो नहीं सकता, क्योंकि इस वर्ल्ड को यह सबसे बड़ा डर है कि उसकी प्रेजेंस में कोई देश फेल ना हो जाए, अदरवाइज सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी। उम्मीद है आप लोगों को ये सारी की सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। प्रॉपर डिटेल एनालिसिस आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर करके आप 10% डिस्काउंट और ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर सकते हैं। आपको इस कंटेंट की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी, अंकित अवस्थी सर के ऊपर, और सुबह 10:10 पर क्लास है, उसमें पहुंचिए। मेरा रेफरल कोड है अंकित10। टेस्ट को प्रॉपर तरीके से दीजिएगा, इंडियन पॉलिटी का टेस्ट है। फिर उसके बाद में सोच रहा हूं कि नेक्स्ट वीक में आपको लास्ट मंथ का जो करंट अफेयर है वो प्रॉपर तरीके से डिफरेंट टाइटल्स के तहत रिवाइज करवा दिया जाए। फिलहाल के लिए इतना। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू सो मच। रखिएगा, रेफरल कोड है अंकित10, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं सभी सब्सक्रिप्शंस पर। सभी सब्सक्रिप्शंस में अगर हम बात करें तो फिलहाल एसएससी के अंदर हमारा नया बैच आ रहा है इसी वीक में, यानी कमिंग वीक के अंदर, जो स्टैटिक जीके का बैच है। एसएससी सीजीएल, CHSL, जेई, स्टेनो, फेज 8, MTS, डिफेंस सर्विसेज, स्टेट पीसीएस, जिस भी एग्जाम के लिए आपको स्टैटिक जीके पढ़ना हो, वो स्टैटिक जीके के लिए हमारा नया बैच शुरू होने जा रहा है, दैट इज ऑन वर्ल्ड ज्योग्राफी। आप इस नए बैच को डे 1 से ज्वाइन करिए, बहुत ही शानदार बैच होने वाला है। एसएससी के अंदर ये बैच है। एसएससी के अंदर मैथ की, रीजनिंग की, इंग्लिश की जो भी क्लासेस रिक्वायर्ड हैं वो केवल एक ही रेफरल कोड अंकित10 यूज करने से आपको मिल जाएंगी। आप इस बैच को अभी से ज्वाइन कर लीजिए, पुरानी क्लासेस हमारी तब तक देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अल्टीमेट बैच होने वाला है। पूरी तरह एनसीईआरटी बेस्ड है। जो विद्यार्थी एनसीईआरटी की तैयारी करना चाहते हैं ज्योग्राफी में, वो यहां से पढ़ लें। इसके तुरंत बाद इंडियन ज्योग्राफी आएगा, इंडियन पॉलिटी आएगा। बहुत अल्टीमेट बैच है, डे 1 से शुरू हो रहा है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपको यहां पर स्टैटिक जीके की सारी परेशानियां दूर करने का वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देने वाले हैं। करना क्या है, गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। वहां से आप अपने लिए गोल सेलेक्ट कर लें, एसएससी एग्जाम गोल सेलेक्ट करके सब्सक्रिप्शन परचेज कर लें। एक और चीज, यदि आपको किसी भी प्रकार की सुविधा की आवश्यकता हो, कोई सहायता की आवश्यकता हो, तो आप हमें हमारे नाम से टेलीग्राम पर सर्च करके पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार की क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, कल सुबह कोशिश रहेगी कि आप लोगों का आरएनए का टेस्ट ले लिया जाए। मैं आपको इसी जगह शॉर्ट वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।